नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए सुपर टेस्ट सीट संख्या 5 करेंगे। 50 क्वेश्चन के सेट को शुरू से अंत तक देखिए और आपका कितना स्कोर आता है इसे में अवगत कराइए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले सेट को भी जरूर देखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले टेस्ट सीरीज की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके सेगमेंट का 50 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं। बीपीएससी में हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जीके का रहता है और बीएसएससी में तो 15 से 20 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के पदक की आकृति कैसी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपल के पत्ते जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 2008 में। ये जो है चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके नायडू पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्प्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांह पर काली पट्टी इनमें से किसे व्यक्त नहीं करता? शोक, संकट, विरोध, दुख। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में कितने बार स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 मई 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर के परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपिक में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्रिया कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास हो पाता है। एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख से देखने पर दूरी और गहराई का एग्जैक्ट एहसास हो पाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धूलकण। नेक्स्ट है,
प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को ज्ञात कीजिए। इनमें कौन सा असंगत है? अमीटर धारा, हाइग्रोमीटर दाब, ऑडोमीटर गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। तो इसमें से 3 सही है। जो ऑप्शन है बी वो असंगत है, क्योंकि हाइग्रोमीटर से जो है दाब नहीं मापा जाता है, बल्कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप होती है और दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर दाब, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को ज्ञात कीजिए। कौन सा असंगत है? अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। इसमें देखिए, कोशिश कीजिए कौन सा होगा। महीना का नाम तो जो है 30 और 31 दिन के महीने होते हैं, तो अप्रैल, जून और सितंबर। अप्रैल, जून और सितंबर ये तीनों जो है 30-30 दिन के हैं। बाकी अगस्त जो है ये 31 दिन का होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा असंगत, ऑप्शन सी, अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पास सदैव होता है हृदय, हाथ, आंखें, पैर। तो मनुष्य देखिए, किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय, क्योंकि हृदय के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। मनुष्य के पास हृदय जरूरी है। हाथ के बिना या आंख के बिना या पैर के बिना मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन हृदय के बिना जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न क्या है? कौन सा असंगत है, डिफरेंट कौन सा है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी। तो चारों गांधी परिवार के लोग हैं। देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा, 3 पुरुष हैं, 1 महिला है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी महिला है, इसलिए भिन्न हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला के क्रमानुसार कौन सा शब्द उस क्रम में सबसे अंत में आएगा? तो देखिए, सबसे अंत में कौन सा आएगा? SEP, 3 में SEP है और चौथे में N, तो N के बाद OP, तो N के बाद P आता है, इसलिए ये तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन डी। बाकी अब SEP के बाद देखिए, जो चौथा लेटर है वो T है, इसमें E है और इसमें E है, यानी कि T और E में E बाद में आएगा, इसलिए सबसे अंत में जो है T वाला आ जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा सितंबर। आंसर ए हो जाएगा, वर्णमाला में सजाने पर सबसे अंत में सितंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनता? ट्रिब्यूनल शब्द से नीचे कौन सा शब्द नहीं बनता है? तो देखिए, इसको पहचान कीजिए, कौन सा शब्द नहीं बनेगा ट्रिब्यूनल से। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? सोचिए, 2 बार आया हुआ, 3 बार आया हुआ एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन डी, ट्राइबल, TRIBLE। तो ई जो है, इसमें ई लेटर जो है, ई लेटर इसमें नहीं आया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए। 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19। तो इसमें विषम कौन सा है? 19 है कि 17 है कि 13 है या 12 है? इस चारों में कौन सा विषम है इस सीरीज में? तो इसमें सोच के देखिए क्या आधार हो सकता है, किस ग्राउंड पर विषम का चयन हो सकता है। तो इसमें 3, 5, 7, 13, 17, 19 सारे विषम संख्या हैं और 12 सम संख्या है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 12। इसमें एक और ग्राउंड और बनता है, वही 12 के लिए ही। बाकी सभी जो विषम संख्या है सभी अभाज्य है, सिर्फ 12 जो है यही भाज्य संख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अक्टूबर 2018 में ताजिकिस्तान की यात्रा पर गए। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुशांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ताजिकिस्तान यात्रा के दौरान दुशांबे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 2 भारतीय महापुरुषों के स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सालाना टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन 2018 में कौन सा देश भागीदार देश था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एसएम का 12वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, एसएम का अगला शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। नेक्स्ट है, ब्रुसेल्स में संपन्न एसएम के 12वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के आकलन के अनुसार 2011 में भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों में मुकेश अंबानी लगातार कितने वर्ष से सबसे धनी भारतीय हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष से। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली कारोबारी महिलाओं के फॉर्च्यून सूची 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिया मोदी। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 103। नेक्स्ट है, दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत होगी? तो 10 और 15% के बराबर जो है 10% और 15%, कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए दोनों मिला के 25% हो जाता है अलग अलग जोड़ने पर, लेकिन जब दोनों एक साथ लगातार दिया जाएगा क्रमिक बट्टा, तो इसका जो है 10 और 15 25 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 10 और 15 यानी कि 25 से थोड़ा सा कम ऑप्शन देखिए अपने पास कौन सा है? ये तो 40% और 30% तो नहीं होगा। 20 और 23 बच गया, तो इसलिए आंसर होना चाहिए सी, 23.5%। अब एग्जैक्ट कैसे ज्ञात करेंगे? तो कल्पना कीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया, दो लगातार छूट दिए, 10% देने के बाद बच गया 90, और 90 पर अब 15% छूट कितना होगा? तो 90 का 15% 13.5 हो जाएगा। तो 15% जो है 13.5 के बराबर हो जा रहा है, और पहला 10, तो 13.5 और 10 23.5, 23.5 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों। तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं न कॉफी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कितने प्रतिशत लोग न चाय पीते हैं न कॉफी? तो इसमें पहले निकालेंगे कितने प्रतिशत लोग दोनों पीते हैं। कोई कम से कम एक पीते हैं। तो 40% प्लस 50% घटाओ 10%, 40 50 90 घटाओ 10, 80% लोग जो है कोई ना कोई पेय जरूर पीते हैं, चाय या कॉफी दोनों में से कोई एक पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग न चाय पीते हैं न कॉफी? तो इसका आंसर हो जाएगा 80% कुछ ना कुछ पीते हैं, तो बच गया 20%। तो 20% लोग न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.1/2% बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 200 रुपये और बट्टा देखिए कितना है, 12.1/2%। तो अंकित मूल्य पर बट्टा दे होता है, तो 100 में 12.5 रुपया, तो 200 में 25 रुपये बट्टा, तो 25 रुपये बट्टा दिया गया। कितना है देखिए 25 रुपये बट्टा, 200 में 25 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य जो है 200 घटाओ 25 बराबर 175 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 175 रुपये विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य देखिए 25% लाभ होता है। तो 25% लाभ यानी कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य हो जाता है 125, 5 भाग, 4 भाग क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 5 भाग हो जाएगा। तो आपके पास विक्रय मूल्य हो जाता है 175, इस अंकित मूल्य के आधार पर 175 है जब क्रय मूल्य आपका, तो विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 5 भाग है, 175 जो है वो 5 भाग है, तो 4 भाग कितना होगा? तो 175 को 5 से भाग करेंगे तो निकल जाएगा 35, तो 35 घटा देंगे 175 में, जो 140 हो जाएगा वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 140 पर 25% लाभ हो जाएगा 35 रुपया, तो 175 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। वही बट्टा देने के बाद 175 रुपया होता है 200 रुपये में 12.5% बट्टा देने पर। आंसर बी ऑप्शन हो गया, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
4144 आंकड़े की माध्यिका क्या है? तो देखिए, जब इस प्रकार के आंकड़े होते हैं तो इनको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। और माध्यिका जो है ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें कुल कितने संख्याएं हैं? 3 3 6 3 9 1 10। तो 10 संख्या है, तो इसमें बीच वाली संख्या 2 आ जाएगी, पांचवा और छठा संख्या। तो पांचवा और छठा संख्या का योग हो जाएगा। यदि ये विषम में होता, 11 संख्या होता, तो छठा संख्या ठीक बीच में हो जाता और वही माध्यिका होता। जबकि ये इवन संख्या है, 10 अंक है कुल, तो 10 अंकों में से जो है दो अंक बीच में आ जाएंगे, पांचवा और छठा। तो पांचवें छठे का योग का आधा जो है वही माध्यिका हो जाएगा। तो इनको जब आरोही क्रम में सजाते हैं छोटे से बड़े में, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। 0 1 1 3 3, यानी कि 3 जो है बीच में आ रहा है पांचवा। उसके बाद 4 आ रहा है, 4 4 4 7 8, यानी कि पांचवा और छठा अंक जो है वो 3 और 4 है। तो 3 और 4 का जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, तो वह हो जाएगा 3 + 4 7 का 2 से भाग देने पर 3.5। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये, तो पेन का औसत मूल्य कितना है? पेंसिल 75 पेंसिल औसत मूल्य 2 रुपये, यानी कि पेंसिल का कुल मूल्य 75 पेंसिल का कुल मूल्य 2 रुपये करके 150 रुपये। तो 150 रुपये कुल मूल्य में से घटा दीजिए, 390 में से 150 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 240। तो 30 पेन का मूल्य हो गया 240 रुपये। तो 30 पेन 240 रुपये, तो एक पेन 240 भाग 30, 8 × 24, 8 रुपये। यानी कि पेन का औसत मूल्य जो है निकालना है, तो हो जाएगा 8 रुपये। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का योग 51 है, पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है, और पहली का तीसरी से, यानी कि पहली 1 तो दूसरी, पहली 4 तो दूसरी 5, और पहली 1 तो तीसरी 4 2, यानी कि पहली अगर 4 हो गई तो तीसरी 8, 4 दूनी 8, यानी कि जो अनुपात हो गया 4:5:8, 4 5 और 8, ये अनुपात तीनों का हो गया। तो तीनों का गुणनफल क्या होगा? तो तीनों का गुणनफल देख लीजिए क्या हो सकता है। यानी कि जो संख्या अनुपात जो है 4 5 और 8 के अनुपात में है, तो इसका जो संख्याओं का वास्तविक गुणनफल भी 4 5 और 8 का निश्चित रूप से गुणज होगा। 4 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। तो तीनों से विभाजिता का पहचान कर लीजिए। तो सबसे आसान है 5 से भाग करना। तो 5 से भाग करने में देखिए 0 4 1 2 और 6 इकाई अंक जो है, इकाई अंक 0 है तो 5 से विभाजित है, 4 है तो 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए आंसर नहीं हो जाएगा। ये 2 है इकाई अंक, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 है इकाई अंक, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, आंसर ए। इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये 4 5 8 तीनों से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाएगा? 45 लीटर मिश्रण में 4 और 1 का अनुपात है, दूध पानी, पानी आगे मिलाया जाता है। तो 4 और 1 5, 5 भाग में 4 भाग दूध और 1 भाग पानी है, यानी कि 9 × 5 = 45। तो 9 × 36 और 9, 36 भाग दूध और 9 भाग पानी है। तो 36 भाग दूध जो है, ये कहता है कि पानी मिलाया जाके 36 भाग जो है 3 भाग हो जाएगा। तो 36 भाग जब 3 भाग हो जा रहा है, तो 1 भाग कितना हो जाएगा? 12। तो 36 यदि 3 भाग होता है तो 12 × 36, तो 36 3 भाग, तो 2 भाग कितना हो जाएगा? 24, 12 दूनी 24, 2 भाग 24 हो गया। तो पानी की मात्रा मिश्रण में 24 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 9। पहले 1 यूनिट था, 5 में 1 यूनिट था तो 9 था। तो 9 को अब 24 बनाना है, तो कितना पानी मिलाया जाए? 9 से 24 बनाने के लिए 15 लीटर पानी अतिरिक्त चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 लीटर। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर तथा बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर लौटती है।
पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, ए से बी तक जाने का यदि x है स्पीड और b से y तक आने का y है, तो इसका औसत चाल पूरी यात्रा का हो जाता है 2xy बट्टे x प्लस वाई। 2xy देखिए 2 गुना 60 गुना 40, अब भाग 60 प्लस 40 यानी कि 60 प्लस 40 100, तो 2 गुना 60 और गुना 40 को 100 से भाग देंगे तो 1 0 1 0 दोनों का कट जाएगा। अब बच जाएगा हमारे पास 2 गुना 6 गुना 4, तो 2 गुना 6 12 चौके 48, 48 किलोमीटर। सी आंसर हो जाएगा। या ऐसे अगर अंदाज से लगाना चाहते हैं तो 40 और 60 के बीच का जो है औसत, सामान्य औसत, तो 50, तो ऐसी स्थिति में जो है औसत जो है इससे 50 से, इनके जनरल औसत से थोड़ा सा कम होता है, तो 50 से थोड़ा सा कम ऑप्शन 48 है। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है, इसके कारण हमको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, तो वही 2 गुना 40 गुना 60 कर देंगे भाग 100, 40 प्लस 60, आंसर वही 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी? यानी कि 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि साधारण ब्याज पर, मिश्रधन कितना होगा? तो देखिए मिश्रधन में जो है साधारण ब्याज में कुल दर जुड़ जाता है, 5% दर है 4 वर्ष के लिए, यानी कि 20% ब्याज देना पड़ेगा 4 वर्ष में, 5% गुना 4 वर्ष 20% ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 550 और 550 का 20%, तो 550 का 20% यानी कि 1/5 भाग, तो 550 का 1/5 110, तो 550 प्लस 110 मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि 660 रुपये 4 वर्ष के बाद उसे अदा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो परिमाप यदि 34 है तो परिमाप का आधा कर लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का योग हो जाएगा, यानी कि 17 जो है लंबाई और चौड़ाई का योग है, और उन दोनों का जो विकर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ऐसे में यदि कर्ण 13 है तो इसके पास साथ सिर्फ एक ही एग्जैक्ट जो फिगर होता है राउंड फिगर में, पूर्णांक में जो है 13 सिर्फ एक ही स्थिति में विकर्ण हो सकता है, वो विकर्ण की स्थिति में हो सकता है 5 और 12। 5 और 12 जो है, यदि लंबाई और चौड़ाई 5 और 12 है तभी विकर्ण 13 हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, और 5 और 12 जोड़ के 17 हो जाएगा। यहाँ देखिए परिमाप जो है, परिमाप का आधा 17 हो रहा है, यानी कि यदि आयत की लंबाई 12 और परिमाप और चौड़ाई 5 हो तो 12 5 17 दूनी 34, परिमाप 34 हो जाएगा और विकर्ण 13 हो जाएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका लंबाई 12 और चौड़ाई 5 हो? तो 12 पंचे 60 वर्ग सेंटीमीटर, डाटा सेंटीमीटर में है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। डी आंसर हो गया। दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।